अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नदीम इकबाल और आप देख रहे हैं BTV। और BTV में टाइम है हेल्थ का। हेल्थ टाइम में मैं आज आ गया हूँ नौलखा में। यहाँ बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर खालिद महमूद चौधरी साहब, और ये होम्योपैथिक शराज मेडिकल क्लिनिक है इनका, बहुत बड़ा पाकिस्तान में इनका बड़ा नाम है। और ये जो हैं पेशेंट्स, ये जितने भी इनके पास हैं ये पूरे पाकिस्तान से आते हैं। आज मैं आपको विज़िट कराता हूँ इनके हॉस्पिटल का और डॉक्टर साहब से बात करते हैं और इनका लाइफस्टाइल पूछते हैं। आए मेरे साथ। जी, मेरी पैदाइश लाहौर कैंट और इस्लामिया कैंट हाई स्कूल वहीं का मैं पढ़ा हुआ हूँ, और करीब ही उसके कुछ फासले पे मेरी रहाइश थी। अब हम वहाँ से शिफ्ट होके इधर रेलवे स्टेशन के करीब आगे हुए हैं, तो निकलसन रोड पे मेरी रहाइश है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर बनने का ख्याल आपको कैसे है? देखिए, कुछ किस्मत में, कुछ अल्लाह ताला की तरफ से ज़हन में ये बातें होती हैं कि मैंने बड़ा होके क्या करना है। तो मेरे ज़हन में था कि इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर बन के लोगों की खिदमत करेंगे, और इसमें लोगों की खिदमत में सुकून भी है, और जो अल्लाह ने रिज़्क़ देना है वो तो नसीब में आता ही है। इससे मुतासिर देखिए, ज़िंदगी में जो मुतासर होना है ना, वो तो इंसान की स्टडी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत देखते हुए उनके मुतल्लिक़ा जो किताबें हैं वो पढ़ने से पता चलता है कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो उसका आप उसको फॉलो करते हुए आप कई किस्म के फ़ायदे उठा सकते हैं। दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। तो मेरा इस पे ईमान है कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को उस पर अमल करते हुए और उसे दिल के पसंदीदा करते हुए उस पर चलें, और ये आपकी जो है ना वो ज़िंदगी भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या जो आपको आज तक याद है? ज़िंदगी में तो बहुत सारे वाक़यात होते हैं इंसान के जो ज़िंदगी को कभी नहीं भूलते, और स्पेशली जो कायदे आज़म ने मुझे मुतासर किया, मैंने जब उसको स्टडी किया, तो हर एक पाकिस्तानी को चाहिए कि वो उस पर मेहनत करे, और उसको ज़हन में रखते हुए दिन रात मेहनत करनी चाहिए, तभी मुल्क बनते हैं। बजाय इसके कि दूसरों के ऊपर जो ना वो उंगली उठाई जाए, सबसे बेहतर है कि आप अपने आप को बेहतर करें, अपने ऊपर उंगली उठाएं। अपने जैसे मेरा शोबा है सेहत के लिए, तो मुझे हर मुमकिन सोचना है कि मैं हर मरीज़ की सेहत के लिए काम करूं, हर मुमकिन उसे ठीक करूं। बाकी जो रिज़ल्ट है वो अल्लाह पाक की तरफ से होता है, और इस पर मैं अमल करता हूँ। डॉक्टर्स के लिए तो ये मैसेज है कि जब मेहनत करने से आप एक डिग्री, डिप्लोमा या एक सर्टिफिकेट आप हासिल कर लेते हैं, तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं मुकम्मल हो गया हूँ। आप हर लाइन में सेहत के हिसाब से उसके ऊपर मेहनत करते चले जाएं, लगातार दिन रात मेहनत करें, अपनी ज़िम्मेदारी समझें कि मेरी ज़िम्मेदारी है पेशेंट को ठीक करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी कौम हमारी अपना बोझ उठा सकती है, क्योंकि आप जितनी भी पुरानी हिस्ट्री पढ़े, मुसलमानों ने काम किया है, और तारीख़ जो ना वो आज भी ज़िंदा है कि मुसलमान चाहे हुकूमत है या किसी तरह भी साइंस का शुबा मुसलमानों के लिए एक बहुत वसअत और काबिलियत रखता था। तो आज हम नाकाम इसलिए हैं कि हमारी वो मेहनत, हमारे वो अंदाज़ ख़त्म हो चुके हुए हैं। तो मैं तो देखें कितने ज़्यादा मरीज़ होते हैं, और अपने शोबे पे चूँकि महारत हासिल है और इस वजह से मरीज़ों का रश भी होता है। तो मैं तो कोई भी इंसान है अगर अपने शोबे में मेहनत करे तो उसमें कामयाब हो सकता है। स्पेशली अगर नई जनरेशन का जो आपने सवाल किया, नई जनरेशन को मैं ये कहूँगा
कि अल्लाह ताला ने आज आपको मौक़े फ़राहम किए हैं और दिन रात आप उस पर मेहनत करें, चाहे किसी भी शोबे में हैं, अपने शोबे में पीक हासिल करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप देखें कि दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया को ना सोचें, आप अपने आप को सोचें हम क्यों नहीं तरक्की कर रहे, हम कहाँ कमज़ोर हैं, हम कहाँ नाकाम हैं। और हमारी कमज़ोरी और नाकामी की वजह जो है ना वो दुनिया में पीछे रहने की, वो सिर्फ़ और सिर्फ हम दूसरे पे ज़िम्मेदारी डालते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते। मेरा ये कहना है पूरी कौम को कि हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करे, जिस शोबे में है वो उसमें आखिर कर दें। तो मैं देखूँ इंशाअल्लाह ताला मेरी ये बात याद रखें, जब आप इस पे अमल करेंगे तो आप दुनिया पे हुकूमत करेंगे। आप अपने आप को इस काबिल बनाएं, अपने ज़हन इस काबिल करें, काबिलियत इस तरह की करें। आज तो आपको बुक्स ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं, नेट पे सारा कुछ मौजूद है, और बजाय नेट के ऊपर वक्त ज़ाया करने की, इधर उधर की चीज़ें देखने के, आप अपनी लाइन के ऊपर काबिलियत के लिए चीज़ें देखें, उस पर अबूर हासिल करें। तो इंशाअल्लाह ताला ये वक्त आपको कुछ देना पड़ेगा और उसके बाद ज़िंदगी का जो पीक मकाम है वो आपको हासिल होगा। और रिज़्क़ तो अल्लाह ताला ने बेइंतहा देना है, सिर्फ आप अपनी लाइन पे ईमानदारी से काम करें और अल्लाह पाक को हाज़िर नाज़िर जान के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हुए इस लाइन पे काम करें, इंशाअल्लाह मकाम हासिल होगा। अक्सर आप मुतासर किससे, आपने बताया कि क्या दिया तो एक शख्सियत मुतासर करने के लिए मैं नॉर्मली किसी से, मैंने जितनी ज़िंदगी में मेहनत किया ना, मैं आम किसी बंदे से मुतासर नहीं हूँ। ठीक है, किसी लीडर से, किसी से मैं मुतासर नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में बिज़नेस अच्छा होता है या नौकरी? देखिए बिज़नेस तो मुसलमान के लिए तो हमें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हदायत है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस की करें, और बिज़नेस कोई भी करेगा वो इंशाअल्लाह ताला कामयाब होगा, और इसमें आप अपनी जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा उससे फ़ायदा हासिल करेंगे। बिज़नेस ही बेहतर है, जॉब बेहतर नहीं होती। सब ज़िंदगी की प्लानिंग किस तरह होती है? तो अगर कोई जो जनरेशन है वो आप बताना चाहें, क्या प्लानिंग करें जो अपने गोल अचीव करते हैं? जिस तरह आपने भी गोल अपनी ज़िंदगी में रखा होगा जो आपने अचीव किया। देखिए गोल जो अचीव करना है ना, जैसे कोई भी बंदा कोई एक टारगेट अचीव करने के लिए उसके ऊपर मैक्सिमम मेहनत करना चल जाए, गोल तो अचीव हो ही जाता है। और अगर आप कहते हैं कि मुझे इसका पता नहीं है या मैं ये करूँ, पहले देखिए आपका शौक़ क्या है, आप चाहते क्या हैं, आपकी स्टडी किस लाइन पे है। और अगर आपका कंप्यूटर में है तो आप देखिए कंप्यूटर में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। किसी भी लाइन में आप कोई भी जॉब करना चाहते हैं, कोई देखते हैं कि मैंने इस लाइन पे काम करना, उसके ऊपर आप करें, आप पीक हासिल करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला कमी किसी चीज़ की नहीं होगी। डॉक्टर साहब, अगर आप डॉक्टर ना होते आप क्या होते? डॉक्टर ना होते तो देखिए ये तो एक ज़िंदगी का है ना शोभा, मैंने इसी लाइन पे सोचा और इसी पे मैं कामयाब हो गया। मैं नहीं सोचता कि मैं कुछ और बनता तो क्या होता, लेकिन ये बात ही मेरी किस्मत में था और मैंने उस पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह पीक हासिल की। बहुत सारी एसोसिएशन है होम्योपैथ की जिनमें मैं चेयरमैन हूँ और लोग मिलना पसंद करते हैं, वो उसकी वजह यही है कि मैंने अपने शोबे में बहुत ज़्यादा काम किया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप किस ऐसे शोबे में महारत रखते हैं जो टिप में है? देखिए मैं तो हर किस्म के पेशेंट देखता हूँ और बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती, तो मेरे एक है रेक्स लेबॉर्ट्रीज़, मुझे उससे दवाइयाँ अपने लिए ख़ुद बनवा लेता हूँ मैं अपने पेशेंट के लिए। और मैं एक प्रोग्राम है, ये अमेरिकन प्रोग्राम है रडार, जिसके ऊपर मैं पेशेंट चेक करता हूँ और इसके ऊपर जब ये हम करते हैं तो बहुत सी रेमेडीज़ ऐसी निकलती हैं जिसके ऊपर जो है ना मरीज़ को शफा देने के लिए वो अरेंज करनी पड़ती हैं। और चाहे कैंसर हो, हेपेटाइटिस सी हो, मैंने हेपेटाइटिस सी के ऊपर चाइना को स्टडी किया। चाइना में बहुत सारी ऐसी एंटीवायरल मेडिसिन हैं जिसके ऊपर मैंने काम करके तो देखा कि बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। बहुत सी मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, जैसे किडनी फेलियर है, किडनी फेलियर के ऊपर बड़े अच्छे रिज़ल्ट हैं हमारे। स्टोमिक अल्सर है, कोलाइटिस है, बहुत सी बीमारियों के ऊपर हमने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिज़ल्ट हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक ट्रस्ट भी बनाया मुज़ाहरे इंसानियत के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए, तो उसका जो जितना भी उसका तो बड़ा खर्चा होता है, वो किस तरह अफोर्ड होता है, उसकी क्या प्लानिंग आपने? ये हमने जो ट्रस्ट बनाया है असल में वो मेरे बड़े भाई की ये ख्वाहिश थी कि हम ये काम करेंगे। उसका नाम आप बताना चाहें? जी, अल्ताफ़ महमूद फाउंडेशन, AMF के नाम से हमने एक अदारा बनाया हुआ है और मेरे बड़े भाई पहले उसको करते थे और अब जो है मेरा काम है, मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं उसे देखता हूँ। हमारे पास तकरीबन 20 बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं
और वो बच्चे जो हैं वो वहाँ पे हमने एक बिल्डिंग लेके उसमें रखे हुए हैं। सुबह वो अमेरिकन लाइसेंस स्कूल में जाते हैं, उसके बाद जब वो दोपहर को वापस आते हैं तो खाना खाने के बाद फिर उनके लिए ट्यूटर हमने रखे हुए हैं। और उसमें हमारे पास कोई 3 फीमेल टीचर हैं और 2 मेल टीचर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो आ जाते हैं 3 बजे से लेकर ना 7 बजे तक। उन्हें फिर हम जो अपना स्कूल और होमवर्क दोनों मुकम्मल करवाते हैं, इसके अलावा एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। फिर इसके बाद एक टीचर आ जाते हैं जो उनको अरबी ग्रामर के साथ पढ़ाते हैं, वो 7 से 8 बजे तक पढ़ाते हैं। तो जो आपका सवाल है कि इसके अखराजात कैसे मीट किए जाते हैं, अखराजात में लिए हमारे जो ना मेरे ब्रदर एंड सिस्टर ये फैमिली हमारी करती है। इसके अलावा हमारे पास 3 दोस्त हैं जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और हम ये सारे अखराजात कर वो मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा कि अब ये प्रैक्टिस मैंने हाफ़ टाइम कर दी है कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त मैं वहाँ ही होता हूँ दोपहर के बाद। तो वो बच्चों की देखभाल मैं ख़ुद करता हूँ। इसके लिए हमें 3 जो है ना वो कुक रखी हुई हैं, वार्डन है, इसके अलावा जो उनके कपड़े वगैरह धोने के लिए रखी हुई हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा स्टाफ है जो उनको बाज़ दोस्त आते हैं वो कहते हैं जी कि ये इस तरह तो हम अपने बच्चों को नहीं डील करते जिस तरह आपने ये बच्चे माशाल्लाह रखे हुए हैं और जितने लायक हैं। असल में हम ये कौम के लिए चाहते हैं ऐसी कौम तैयार हो कि देखें जितने भी लीडर हैं, लीडर का काम है कि कौम को मुश्किल से निकालना। मिसाल के तौर पे कर्ज़े से जान कैसे छूटेगी, ये कर्ज़े से जान छूटने के लिए क्या प्लानिंग होएगी। अपने मुल्क के अंदर जो हमारी इनकम है उस इनकम में रहते हुए हमें अखराजात करने हैं और जहाँ वो कमी या ख़राबी है उसको सेट किया जाए तो तभी कर्ज़ा ख़त्म हो सकता है ना। ये लीडर हमारे इन चीज़ों के ऊपर आते ही नहीं हैं। तो मैं ये कौम को मैसेज है कि मेहनत करें तो अपनी ज़िम्मेदारियाँ ख़ुद संभालें तो इंशाल्लाह मसले का हल हो जाएगा। करने से आपने मिक्स कर दिया। चलिए अच्छा डॉक्टर साहब आप सख्त मिजाज के देखें नरम मिजाज भी बंदा नहीं रह सकता जब इतना वो पंक्चुअल भी हो, हार्ड वर्कर होने के साथ साथ उसको सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मेहनत करने के देखने तो वो अगर वो नरम मिजाजी ज़्यादा रखेगा तो उसमें भी नुकसान हो जाएगा और अगर बहुत ज़्यादा माइंड स्टिक होएगा तो तब भी नाकामी होएगी। इसमें जो है ना वो फ्लक्चुएट होता रहता है बंदा कि ठीक है कहीं नरमी कर दी कहीं सख्ती कर दी। अच्छा फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहिए? जी फैमिली माशाल्लाह 2 बच्चे, 2 बेटियां 2 बेटे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे PhD हैं। और मेरे ज़हन में यह है कि जो बच्चे हमने ये रखे हुए हैं इनको भी अल्लाह के वजह से PhD ही करानी है और सारे ही बहुत मेहनती हैं। मेरे चारों बच्चे बहुत मेहनती हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अपने फील्ड के ऊपर वो कमांड हासिल रखते हैं। एक ने PhD मैथ में की हुई है, एक ने PhD IT में की हुई है और एक बेटा मेरा जो इस वक्त मेरा साथ दे रहा है वो MPhil माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, लॉ भी कर रहा है और फार्मासिस्ट भी अपने फील्ड में वो भी माहिर है। मेरी ज़िंदगी में जो ज़्यादा मेरी सोच है ना, मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों को तरक्की करना देखना चाहता हूँ कि मुसलमान दोबारा वो अरूज हासिल करें जो इनको चाहिए। मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा जो है ना वो गलतियाँ की हैं कि ऐसे लोग आगे हैं जिनके अंदर वो काबिलियत नहीं थी और वो अपनी कौम को नहीं संभाल सके। मेन वजह हमारे मुल्क की और पूरी दुनिया के मुसलमानों की बर्बादी की वजह यही है। डॉक्टर साहब आप बुजुर्गान दीन के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए तो कमाल है कि देखें बुजुर्गान दीन जो है ना वो अपने फील्ड में मेहनत करते हैं और मेहनत करके अल्लाह के यहाँ एक मकाम हासिल करते हैं। हमारा जो इन बुज़ुर्गों को सलाम करने जाना या इन बुज़ुर्गों के यहाँ पहुँचना ये नहीं होता कि हम वहाँ जाएँ तो वहाँ कोई नहीं, ज़रूर वहाँ सलाम करना और उनसे ये सबक हासिल मिलता है कि हम लोग भी उसी तरह इबादत में भी मेहनत करें ताकि अल्लाह की कुर्बत हासिल करें। और ये जो बाज़ लोग सोचते हैं कि जो लोग मज़ारों में जाते नशा करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं। बुज़ुर्गों के यहाँ जाना चाहिए, सलाम करना चाहिए ताकि आपके ज़हन में यह है कि हमने भी ये अल्लाह के यहाँ मकाम हासिल करना है और जो भी विर्द जो भी इबादत हैं वो करनी चाहिए। एलोपैथिक जो मेडिसिन होती है उसका इस्तेमाल अच्छा होता है या होम्योपैथिक, दोनों में आप किसको प्रेफर करेंगे कि किस तरह जो देखने वाले हैं उनको बता सकते हो, गाइड करें कि होम्योपैथिक और एलोपैथिक में क्या फ़र्क है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स? देखिए जहाँ तक दुनिया में देखा जाए ना तो सिर्फ ये 2 इलाज नहीं है, बहुत से इलाज हैं। पाकिस्तान में हिकमत बहुत बड़ा एक इलाज है और दुनिया में ये तस्लीम किया जाता है कि पाकिस्तान, चाइना, इंडिया में और ये एक मकाम हासिल रखता है। इसको तरीक़ा तिब कहा जाता है।
उसके साथ होम्योपैथिक है, फिर एलोपैथिक है, इसके अलावा लाइट थेरेपी है, वाटर थेरेपी है, बहुत से मैग्नेटोथेरेपी है, बहुत से इलाज है दुनिया में चल रहे हैं। मैंने स्पेशली जर्मनी में बहुत सारे तरीका इलाज देखे हैं, बाकी दुनिया में भी ये काम हो रहा है। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि होम्योपैथिक बाकी तरीका है इलाज के मुकाबले में कैसी है, तो हर्बल में बहुत सारी हर्ब ऐसी होती हैं जिनकी एक उम्र होती है, उस लिमिट के बाद उसके अंदर उसकी जो एफिकेसी है वो लो होना शुरू होती है, उनके रिज़ल्ट जो है ना अद्वियात के कम होना शुरू होते हैं, या बाज़ औक़ात को फंगस आ जाना, कोई कीड़ा आ जाना। तो होम्योपैथिक ये करते हैं कि हम लोग ताज़ा हर्ब होती हैं फ्रेश लेके ड्राई करके उनके अंदर एथिनॉल डाल के तो उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है, उसके अंदर से जो उसके एक्सट्रैक्ट है तमाम वो निकाल लिए जाते हैं और फिर वो पेशेंट को दिए जाते हैं। इसमें यह है कि किसी किस्म का ख़तरा नहीं होता, इसको कभी कोई फंगस लगेगी या कोई इसमें कोई कीड़ा आएगा, ऐसा नहीं है, वो प्रिजर्व हो जाते हैं। जहाँ तक एलोपैथी तरीका इलाज है, देखें उसमें टेम्परेरी हेल्प ज़रूर मिल जाती है कि बंदा जो है ना उसमें कोई पेन किलर या कोई चीज़ ऐसी एंटीबायोटिक को लेके अपना वक्त जो है ना वो गुजार सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती और होम्योपैथिक तरीका इलाज से ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इसमें चूँकि मिनिमम डोज होती है, बहुत कम मिकदार में दवा होती है और मरीज़ के कुछ दूसरे बॉडी औजार जो है ना उनके ऊपर कोई ऐसे या ब्लड के अंदर या कोई पैथोलॉजी चेंजेस नहीं आती, कोई दूसरे हिस्से ख़राब नहीं होते। तो मैं तो इसलिए समझता हूँ कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही सबसे बेहतर एक तरीका इलाज है जिसमें मिनिमम डोज और मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।